दुनिया तो विश्वास पे ही बुलंद है। तो हम काफ़ी हमेशा से हम पॉजिटिव हैं और सत्य की जीत में हम विश्वास रखते हैं। पूरा एजेंसीज़ और मशीनरी को हमारे अगेंस्ट लगाया गया है। हाथ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो अपनी प्रॉमिस से यू टर्न लेके वो नहीं करना चाहते। नमस्कार। अमर उजाला में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गीतांजलि जैन अंगमो जी जुड़ी हुई हैं, जो जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, उनके जेल में बीते हुए समय को लेकर और सुप्रीम कोर्ट और बाकी और अन्य मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने वाली हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी। हियरिंग में किस तरीके की बातें हुई और क्या फैसले रखे गए? नहीं, कल सिर्फ पोस्टपोन किया गया, आज की डेट मिली है, क्योंकि जो बेंच चेंज हुआ है, एक नए जज आए हैं, जो उनको एक दिन चाहिए था पेपर्स पढ़ने के लिए, तो आज 2 बजे की है हियरिंग। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग 3 महीने हो गए हैं सोनम वांगचुक जोधपुर के एक जेल में है। NSA 102 दिन 102 दिन और NSA के तहत उनको डिटेन किया गया, उसके बाद उनको जोधपुर जेल भेजा गया। तो सुना जा रहा है, जिसे हमें कई वकीलों ने भी बताया है कि NSA के तहत जब किसी को बुक करते हैं तो बेल में देरी होती है। आप कितना विश्वास रखती हैं सिस्टम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? आप क्या समझती हैं कि देरी किन वजहों से हो रही है, या जानबूझकर देरी कर रही है सरकार, या फिर वाकई में इन चीजों में समय लग रहा है? नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल विश्वास है और हमारा केस भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो देरियां हो रही हैं, ये प्रोसीजरल ही हैं, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस रिजॉइंडर सब फाइल करने थे। हाँ, थोड़ा सा जल्दी हो सकता था, 100 दिन नहीं लगने चाहिए थे, पर मेरे को सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे चलता है उसके हिसाब से तो हमारा डेट्स जल्दी हमें मिल रही हैं। तो हाँ, हमें पूरी इंडिया में ही ये जुडिशरी थोड़ी उसमें रिफॉर्म चाहिए, तो उस हिसाब से तो काफी डिले होता है, पर हमारे केस में कहा जा रहा है कि हमें डेट जल्दी मिल रही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत जल्दी किया जा सकता था, पर वैसे ये प्रोसीजरल ही है। जी मैम, सोनम वांगचुक जी के हवाले से बात करेंगे। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं, लोगों में बहुत आक्रोश भी है, लोगों में बहुत उम्मीद भी है। उनके हाल चाल के बारे में हमारी जनता जानना चाहेंगी कि वो जेल में कैसे अपना समय बिताते हैं, किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं और कितना उम्मीद उनको अपनी सिस्टम से है। तो काफी प्रोडक्टिवली अपना समय वो बिता रहे हैं, एक्सरसाइज करने में, सूर्य नमस्कार करने में, वॉकिंग करने में, और मेडिटेशन और विपासना करते हैं। और काफ़ी सारी किताबें जो मैं लेके जाती हूँ या वो मंगवाते हैं, जो कि हिस्ट्री की हैं, नेशनलिज्म पे हैं, अलग अलग राइटर्स जो जेल में थे और वहाँ से उन्होंने लिखा, श्री अरबिंदो, फिर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू की, और आर्किटेक्चर की। तो अलग अलग उनके इंटरेस्ट की किताबें हैं, जो कि अभी उन्होंने विपासना की किताब के लिए कहा था, फिर अर्थ आर्किटेक्चर के लिए कहा था। तो हाँ, अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं, तो वो उसको डीपन कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, और प्रोडक्टिवली अपना समय बिता रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए भी और खुद को रीडिस्कवर और री इन्वेंट करने के लिए भी। जी कितना उम्मीद रखते हैं हमारी सिस्टम से सोनम वांगचुक जी, और उनके आगे के क्या प्लान्स हैं? जब उनको बेल मिल जाएगी, जब वो लद्दाख वापस आ जाएंगे, वो अपने इस मूवमेंट को किस तरीके से जारी रखेंगे मैम? दुनिया तो विश्वास पे ही बुलंद है। तो हम काफ़ी हमेशा से हम पॉजिटिव हैं और सत्य की जीत में हम विश्वास रखते हैं। तो बीच में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें ये विश्वास है कि जो सही है, जो सच है, उसी की जीत होगी।
जी। हाँ, पूरा एजेंसीज और मशीनरी को हमारे अगेंस्ट लगाया गया है, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करने, परेशान करने, कभी आईटी इनकम टैक्स से कुछ आता है तो कभी जीएसटी से कुछ आता है, कभी सीबीआई से कुछ आता है, कभी ईडी से आता है, कभी लैंड को कैंसिल कर दिया जाता है, कभी एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता, कभी यूजीसी का नहीं दिया जाता। तो ऐसे तो एनेबल किया जा सकता था, बल्कि अगर गवर्नमेंट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव, जिसकी मैं भी को फाउंडर और सीईओ हूँ, इसको अगर सपोर्ट करती रादर देन विच हंट करती, तो शायद ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में दुनिया में नाम कमाती। हाल ही में आप पार्लियामेंट सेशन में भी आपके जी इंस्टीट्यूट को बहुत सराहा गया है। हाँ, तो ये तो मतलब लूज लूज सा सिचुएशन मुझे लग रहा है कि एक तरफ लद्दाख को जो मांगे हैं उनकी, जो सरकार ने खुद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस की थी, उसको वो नहीं फुलफिल कर रहे हैं, वो बिट्रे कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, और जो इंसान उसके लिए आवाज उठा रहा है उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही लूज लूज सा सिचुएशन है, ना गवर्नमेंट को इसमें कोई बेनिफिट है और हयाल को भी कितने साल पीछे जा रहा है वो। तो अगर ये विन विन होता कि वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती और हयाल को भी सपोर्ट किया जाता, तो हर एक के लिए अच्छा होता। तो शायद ये समझदारी आएगी किसी दिन गवर्नमेंट को जी। और हम उसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। और ये कार्यवाही तो लीगल है, ये चलती रहेगी, पर ये सिर्फ लीगल भी नहीं है ये मसला, ये पॉलिटिकल भी है। तो ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड है इसमें चीजें, तो हर चीज धीरे धीरे हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे याद है सोनम वांगचुक ने जब ऐलान किया था कि वो खारदुंगला पे एक हफ्ता भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, फिर खारदुंगला पे बैठने की उनकी दरखास्त को खारिज करके एनडीएस ग्राउंड में उनके अनशन को शिफ्ट कर दिया गया। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो क्लाइमेट के लिए वो एडवोकेट कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के लिए एडवोकेट कर रहे थे, क्लाइमेट फास्ट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उनकी ये क्लाइमेट फास्ट 6 शेड्यूल की तरफ कैसे मुड़ गई? दोनों की क्या कनेक्शन है आपस में? 6 शेड्यूल एनवायरनमेंट के लिए ही तो है। 6 शेड्यूल ये कहता है कि आप वहाँ का लैंड रिसोर्सेज, वहाँ की जलवायु को किस तरह से आप डेवलप करेंगे। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट ही इस मुद्दे को समझ सकता है और उसके लिए अपनी फाइट कर सकता है। और ये सोनम वांगचुक का मुद्दा या नहीं है, ये सब लद्दाखीज का है और वहाँ की लीडरशिप का भी यही मुद्दा है, क्योंकि जो भी डिसीजंस आज गवर्नमेंट लेगी वो भुगतेंगे तो वहाँ के लोग अगले 100 सालों के लिए। तो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये देती है आपको अधिकार कि आप अपनी जो फ्रेजाइल जलवायु है उसको आप कैसे अपने हिसाब से डेवलपमेंट सोचें, जो कि वहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों। तो ये सब रिलेटेड हैं। ये हम आजकल ऐसे बन गए हैं सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट कि हम ये चीज़ों को अलग अलग देखते हैं कि एकेडमिक है, ये एनवायरमेंटल है, या ये पॉलिटिकल है। पर एक्चुअली रियलिटी जो है वो कॉम्पोजिट होती है। जो एनवायरमेंट की चीज़ है वो लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करती हैं, जो एजुकेशन की चीज़ें हैं वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। तो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेटर एंड सन ऑफ द सॉइल, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सही ढंग से डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, उस एरिया का सही तरह से पॉलिसीज उसके लिए डेवलप करना, तो यही तो सिर्फ मांग है कि एक तरफ प्रोटेक्शन हो, जिसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट ना हो। प्रोटेक्शन का मतलब है कि वहाँ का डेवलपमेंट वहाँ के लोगों की इच्छा अनुसार, उनके सहमति के साथ, उनके जो सजेशंस है उसको लेके हो और वहाँ के लोगों द्वारा हो, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हैं, जो कि डेमोक्रेसी होती है कि बाय द पीपल। ये नहीं कि कोई दिल्ली से गवर्नर एलजी आ रहा है और कमिश्नर्स आ रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ क्या करना है, बिना कोई वहाँ पर इवन पहले जो हिल काउंसिल थी उसमें प्लानिंग पावर्स नहीं थे, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पावर्स थे।
तो ये दोनों तो बहुत ही नॉर्मल सी मांगे हैं, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब खुद के उनके मैनिफेस्टो में था। और एज एन एजुकेटर आप, हमारी जो एजुकेशन है, जो हम एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम बच्चों को नागरिकता, सही सिटीजन बनाने में मदद करते हैं, नॉट जस्ट एक डिग्रीज लेके जॉब लेने में। तो एजुकेशनिस्ट को लोगों को अवेयर करना कि आपका अगला 100 साल कैसे इम्पैक्ट होगा, तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो वो पहले भी एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे, आज भी हैं। तो वो नहीं पॉलिटिक्स में शिफ्ट हुए, पर ये इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, तो ये पॉलिटिक्स का ओवरलैप आ गया है। लेकिन ये तो एनवायरमेंटल इशू ही है, और ये एक अवेकन्ड सिटीजन की जो अभी अरावलीज में हो रहा है, वो 50 साल बाद लद्दाख में ना हो, वो होने के बाद उस पर कुछ करना है, उससे बेटर है आज ही हम उसको फोर्स ही करके राइट पॉलिसीज बनाएं और सही तरीके से उसको आगे लेके जाएं। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। मैम, आपने इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया है की बात रखी है। क्या आप समझती हैं कि उनके अरेस्ट में लद्दाख की लीडरशिप का पूर्ण हाथ है? नहीं, लद्दाख की लीडरशिप का तो बिल्कुल ही नहीं। लद्दाख की लीडरशिप तो उनके साथ है, वो तो उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। और सोनम तो एपेक्स बॉडी में थे भी नहीं, जब अभी जुलाई में उनको पिछले साल लिया गया, वो तो एज अ सपोर्टर फ्रॉम आउटसाइड थे। और एपेक्स बॉडी और सोनम एक कंसेंसस में ही काम करते हैं। नहीं, उनका तो बिल्कुल हाथ नहीं है। हाथ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो अपनी प्रॉमिस से यू टर्न लेके वो नहीं करना चाहते। और जो उनको लगता था कि यही एक इंसान है जो आवाज़ उठा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वो इंसान हर लद्दाखी के दिल की बात सामने रख रहा था। तो वो सिर्फ सोनम को अंदर डिटेन करके उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर लद्दाखी सोनम को सपोर्ट करता है, क्योंकि सोनम उन्हीं की बात सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लीडरशिप की बात को वो स्ट्रेंथन करके आगे ले जाने की बात कर रहे थे। तो हर कोई एक साथ है वहां पर इस मुद्दे को लेके। जी, आपने लद्दाखियों के दिल की बात कही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लद्दाख इस वक्त सोनम वांगचुक को भूल चुके हैं। उतना, जैसे कहते हैं, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट लिव्ड। पब्लिक को उतना ख्याल नहीं है, या इतनी सोनम वांगचुक की बात नहीं चल रही है, या आप समझते हैं कि पब्लिक डरी हुई है या भूल गई है। ले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन सिरिंग दोरजे लाक्रुक से भी जब पूछा गया कि आप इस बारे में इतनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि ये सब जुडिस मैटर में है, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर इस वक्त है, तो इस पर अभी हमारा बात करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप क्या समझती हैं कि लद्दाख अभी भी सोनम वांगचुक को याद कर रही है? डेफिनेटली कोई भूला नहीं है। ये 24 सितंबर एक ब्लैक डे के हिसाब से हमेशा के लिए लोगों की मेमोरी में रहेगा। सोनम की गिरफ्तारी और जो 4 जनों की मृत्यु हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत जनों को जो इलीगली बिना किसी कारण डिटेन किया गया, तो कोई इसको भूला नहीं है। और हमेशा, और सोशल मीडिया में भी और हर जगह, तो काफी लोग इसके बारे में रोज बताते हैं। हाँ, ऑन द ग्राउंड एक फियर का माहौल बनाया गया है ताकि लोग इस बात को ना कर सकें। बहुत जने हैं, इंक्लूडिंग द लीडरशिप, जो प्रोटेस्ट करना चाहती है, पीसफुल मार्च करना चाहती है। और लाक्रुक जी खुद हैं जो इन्होंने पिछले बार वो प्रोटेस्ट उन्होंने करना चाहा जब उनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया और नहीं करने दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख में कोई भूला है, और मेमोरी ये शॉर्ट लिव्ड वाली मेमोरी नहीं है। और लेकिन हाँ, जो फियर का माहौल है, डर का माहौल है, उसकी वजह से लोग इतना बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये हमेशा जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, ये किसी की मेमोरी से नहीं जाएगा। जी मैम, अगर हम हयाल की बात करें, आप हयाल की को फाउंडर भी हैं। इस वक्त हयाल पे बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं, हयाल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुक भी गए होंगे। तो हयाल के स्टूडेंट्स, उनके स्टाफ प्रोजेक्ट्स को किस तरीके का एक सेटबैक मिला है, और हयाल के आगे
दोबारा से ऑन ग्राउंड खड़े होने के क्या प्लान्स हैं? नहीं, जो हमारी फेलोशिप्स हैं वो तो चल रही हैं। वो और बेटर हो सकती थी अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। और जो नई फेलोशिप्स हम प्लान कर रहे थे नवंबर में और अक्टूबर में, वो स्क्रैप करनी पड़ी और वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो 1-2 साल का तो डिले हो गया है। फंडिंग भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डोनर्स जो हमें फंड करते थे वो ना करें। तो वो सब तो चल रहा है। ऊपर से बहुत सारे एजेंसीज के क्वेरीज आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। जो भी एलिगेशंस थे उनमें कोई दम नहीं था। जैसे मेन था उनका कि एफसीआरए को हम का उल्लंघन हमने किया है, लेकिन वो नहीं किया है। वो मैंने बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि हमारे जो फंड्स आए थे वो कोई डोनेशन नहीं थे जिसके लिए एफसीआरए चाहिए। वो एक सर्विस एग्रीमेंट के तहत इनकम थी जो कि कोई भी कंपनी और ये यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। और ये गर्व की बात है कि हमारी रिसर्च स्विट्जरलैंड की और यूनाइटेड नेशंस को इतनी वैल्यूएबल लगी कि उन्होंने खरीदी हमारी रिसर्च। तो ये इनकम है जो कि पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट कर सकती है कि हम बिना एनर्जी गजल करके कैसे घरों को थर्मल कंफर्ट लेवल पे रख सकें। तो इसको तो एलिगेशन के नहीं करके इसको तो ये तो गर्व की बात मानना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सब हैंडल हो जाएगा। ख्याल कहीं नहीं जाने वाला। उसको हम दोबारा से स्ट्रेंथन करके खड़ा करेंगे, क्योंकि वो एक फिजिकल जगह नहीं है, वो एक आइडिया है जिसका टाइम आ गया है कि फ्यूचर में एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो जिस आइडिया का टाइम आ जाता है उसको किसी में हिम्मत नहीं होती उसको रोकने की। हाँ, थोड़ा बहुत डिले होंगे, अफेक्ट हुआ है, लेकिन जो भी नाजायज हम पे एलिगेशंस लगाए गए हैं या ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो हम ड्यूली लीगली रिकॉर्ड्स लेंगे, उनको हम चैलेंज करेंगे। मैम, सोनम वांगचुक एक एजुकेशनिस्ट, एक रिफॉर्मिस्ट है। उन्होंने हमेशा इस चीज पर विश्वास रखा है कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो है एक यूथ के लिए बहुत जरूरी होती है। उनके अपने आसपास के सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। हमने उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज में भी देखा है। बट 2007 के एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से उनको भेजा गया, उस टाइम वो सेक्मोल के डायरेक्टर थे, जिसमें साफ लिखा गया है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है जमीनों का, गवर्नमेंट को ड्यूज नहीं दे रहे हैं, काउंसिल को धमका रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि 2007 से ही सरकार उनको टारगेट कर रही है? वो सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है, जबकि वो एजुकेशन की और रिफॉर्म की ही बात करते हैं? ये एक सिंगुलर इंसिडेंट हो सकता है, पर बहुत इंडियन सरकार ने उनको 20 से ज्यादा अवार्ड्स भी दिए हैं, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे नेशनल सरकार हो, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज भी हों। तो जब भी कोई कुछ बड़ा करता है तो हमेशा दोनों तरफ के लोग होते हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं और जो आपसे नहीं वो करते। और सोनम हमेशा से ही ऐसे उनका जो न्यूज़ लेटर था लद्दाख स्मेलोंग, मिरर ऑफ लद्दाख, तो उनका हमेशा से ही ये तरीका रहा है कि जो भी गवर्नमेंट के गलत डिसीजंस हों उनको जनता के सामने रखा जाए। तो मुझे इतना डिटेल उसके बारे में नहीं पता, पर वो बात तब की थी जब कुछ ऐसे इश्यूज थे जो गवर्नमेंट के उन्होंने उसको फीडबैक दिया या उसकी चर्चा की, तो जो उस गवर्नमेंट को नहीं पसंद आया। और उन्होंने गवर्नमेंट का ये तरीका होता है कि परेशान करके किसी को चुप करा दिया जाए। तो जो भी लोग होते हैं जो सच की बात करते हैं या करप्शन की बात करते हैं या गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी की आलोचना करते हैं, तो बहुत कम ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जिनमें इतना बड़प्पन होता है कि वो उसको एज फीडबैक लें और उसको इम्प्रूव करें। मोस्टली वो ईगोइस्टिक वे से रिएक्ट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके फाउंडर को करने की कोशिश करते हैं। पर उसके अलावा बहुत सारी जो लीडरशिप्स वहाँ काउंसिल्स की आई हैं या गवर्नमेंट्स आई हैं या आर्मी आई हैं, उन्होंने बहुत सराहा भी है सोनम को। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है, इवन भगवान बुद्ध को आप ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए, जिनको 100% सब उनके लिए पॉजिटिव ही कहेंगे।
कोई ना कोई तो हमेशा ऐसे निकल आता है जिसको श्री राम से भी प्रॉब्लम हो जाती है या किसी और से भी हो जाती है। तो ये हम तो नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमन बींग्स हैं। तो हाँ, ये तो चलता रहता है। और एक डेमोक्रेसी में, एक मैच्योर सिस्टम में हर एक जना एक ही जैसा सोचेगा तो फिर दो जनों का फायदा ही क्या है। तो जितने जने हैं उतने पॉइंट्स ऑफ व्यू होना स्वाभाविक है, लेकिन उन पॉइंट्स ऑफ व्यू को एज अ मैच्योर कलेक्टिविटी हमको रिजॉल्व करना, डिस्कस करना आना चाहिए। पर पावर यूज करके नाजायज वे से किसी को परेशान करना, ये तो शुरू से चला आ रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है और इसमें कुछ नई बात नहीं है जी। क्लाइमेट चेंज बहुत अफेक्ट कर रहा है लद्दाख को। हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, उतनी बर्फबारी नहीं होती है, बरसात ज़्यादा हो रही है, लोगों के लाइफस्टाइल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या समझती हैं मैम, एज अ रिफॉर्मिस्ट योरसेल्फ, कि क्लाइमेट चेंज लद्दाख की फैमिलीज, उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है और आने वाले सालों में और कितना अफेक्ट करेगा? जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी तो यही कहती है कि और बुद्धिज्म भी यही कहता है कि हर चीज इम्परमानेंट होती है। तो चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। तो चाहे वो जलवायु हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हो, दुनिया सोशो इकोनॉमिक या तो पॉलिसीज हो, फ्रेमवर्क्स हो, हर चीज इज इन अ स्टेट ऑफ म्यूटेशन या चेंज। तो एज ह्यूमन बींग्स हमको, इसीलिए हमें भगवान ने दिमाग दिया है ताकि हम उसके लिए इनोवेशन सोचें, उसको इसलिए रेजिलिएंट सॉल्यूशंस सोचें और कैसे उसको हैंडल करना है। तो इट्स अ रियलिटी कि देयर इज क्लाइमेट चेंज, पार्टली बिकॉज ऑफ साइकिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि स्वाभाविक है, और सेकेंडली हमारी लाइफस्टाइल जो कि उसको एक्सेलरेट कर रही है। तो there's nothing to be scared of या जो भी है, इट इज तो आइसेज आए और गए, और अभी टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमें इनोवेशन के द्वारा उसको हैंडल करना, उसको ये करना आना चाहिए। तो इसीलिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की स्थापना हुई थी कि बच्चों को कैसे हम इनोवेशन सिखा सके, जो भी आता है, सामने आता जा रहा है, उसको अडेप्ट करना, उसको मिटिगेट करना, उसको कैसे रेजिलिएंट वे से रिजॉल्व करना। तो हाँ, बहुत सारे चेंजेस वहाँ आ रहे हैं, जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आ रहे हैं, जहाँ जगह कुछ जो गर्म थी वो ज़्यादा गर्म हो रही है, बारिश ऐसी आ रही है। सो विल हैव टू, इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इस दुनिया में हाईएस्ट है फैकल्टी जो हमारे पास है। तो उसको कैसे ट्रेन किया जाए ताकि हम उसको मीट कर सके, क्योंकि हमने पिछले 10,000 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और हम सरवाइव किए हैं। वैसे ही हम फ्यूचर में भी करेंगे, पर वैसे यूथ को रेडी करना, हेड हार्ट हैंड जैसे हम कहते हैं, स्किल्स हैं, आपके जज्बात हैं और आपका दिमाग है, उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, कैसे हम उसको वो करें कि कुछ भी जो सामने आता जाए उसको हम रिजॉल्व कर सकें और उसका सोल्यूशन निकाल सकें। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि सोनम वांगचुक के इतने सारे फैन फॉलोइंग हैं ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग लद्दाख, वो अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और आप क्या कहना चाहेंगी लद्दाख की जनता से? सोनम की हमेशा ये फिलॉसफी है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो हमें एक साथ रहना है, एकजुट होकर, जो हमारी मांगे हैं या रिक्वायरमेंट्स है जो कि लद्दाख के लिए अच्छी हैं। सो टू स्टे टुगेदर एंड बी प्रिपेयर्ड कि लॉन्ग ड्रॉन ये हो सकता है, बैटल हम तो नहीं कहेंगे, पर मे बी ये जो सिचुएशन है, और उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत रेजिलियंस की ज़रूरत है, और एक साथ एकजुट रहने की ज़रूरत है, चाहे वो लीडरशिप हो, पार्टीज हों, लोग हों, अलग अलग विलेजेस हों लद्दाख के। तो एज वन वॉइस खड़ा रहना और पेशेंटली धीरे 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 धीरे, अगर हम चिप करते रहें तो पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है। तो दैट्स द मैसेज आई गेस फ्रॉम हिम।
जी सबके लिए। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े थे गीतांजलि जैन अंगमो। बने रहिए, लगातार खबरें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं जैनब संधू, अमर उजाला के लिए, संवाद न्यूज एजेंसी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।